नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज टाल में। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के जाहिर है इस समय काफ़ी चिंता बनी हुई है। सरकार सब जगह लोगों का मानना है कि इस समय सावधानी रखिए मगर डरिए मत। जब करीब 10 दिन पहले पहली बार ग्लोबल लेवल पर डिस्कवर हुआ था कि ओमिक्रॉन वायरस का जो प्रभाव है काफ़ी घातक हो सकता है, हमने सीधा इम्पैक्ट इसका शेयर बाज़ार में देखा था। मगर इस वायरस का इम्पैक्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट में पर क्या है? क्या इस समय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल और मॉल फुटफॉल पर क्या कुछ असर पड़ा है? यह आज हमारी चर्चा का मुद्दा रहेगा। दैट इज द न्यू वायरस वेरिएंट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन consumer sentiment, and also mall footfalls, and our sectors like travel, tourism, hospitality are they affected. चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में ये जानने के लिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर और कंज्यूमर सेंटिमेंट, जिसको मॉल फुटफॉल से अक्सर मेजर करा जाता है, क्या असर पड़ा है। पहली बार कोरोना आया था तो उस लॉकडाउन का सीधा असर रिटेल सेक्टर पे पड़ा था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे पड़ा था, ट्रैवल सेक्टर में पड़ा था। जब सेकेंड वेव आई थी तो कुछ राज्यों में बड़ा असर पड़ा था। मगर इस समय क्या ओमिक्रॉन वायरस के बाद सेंटिमेंट, बिजनेस और एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन हुआ है? यह एक महत्वपूर्ण पीरियड है बिकॉज कुछ ही दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज़ आने वाले हैं, जिसमें ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स को काफ़ी बूस्ट मिलता है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अनुराग कटियार साहब, प्रेसिडेंट नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्वागत है अनुराग जी आपका। अंकुश जावन, को फाउंडर विद द टीबीओ ग्रुप। अंकुश, वेलकम टू द शो। एंड मुकेश कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इन्फिनिटी मॉल। वेलकम टू यू एज वेल मिस्टर कुमार। अनुराग, आपसे बातचीत की चर्चा शुरू करते हैं। एक जाहिर सी बात है, जब हम वायरस की बात करते हैं तो एक डर सा लगता है, और जब वायरस के ऊपर वेरिएंट की बात आती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पिछले 10-15 दिनों में क्या रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और स्पेशली डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में क्या कुछ असर हुआ है? धन्यवाद। आई थिंक पहले जब ओमिक्रॉन की पहली बार बात चली तो इसमें कोई शक नहीं, पहले 1-2 दिन तो थोड़ी बहुत लोगों के अंदर शंकाएं आ गई थी कि अब इसका क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। पर जैसे ही 1-2 दिन बीते, लोगों ने ये देखा कि ये ओमिक्रॉन जो है वो शायद इतना घातक नहीं है जितना कि पुराने वायरस थे। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि ये वायरस हमारी जिंदगी से एक बारगी को जाने वाला तो नहीं है, इनके साथ हमको जीना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छी बात ये हुई है कि लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि इस वायरस से लड़ने की साझा जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर्स हो, बिजनेसेस हो, और सबसे अव्वल हमारे ग्राहक हैं, हमारे कंज्यूमर्स। और आज सब लोग इन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दूं, पहले 2-3 दिन शायद लोगों के अंदर थोड़ी शंकाएं थी, थोड़ा डर था, पर आज की तारीख में मुझे ओमिक्रॉन का कोई खास असर इस सेक्टर पे तो नहीं दिख रहा है। अनुराग, एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है रेस्टोरेंट्स के लिए, वह है होम, इंस्टेड ऑफ डाइन आउट ईटिंग, घर पे खाना ऑर्डर करके खाना। स्विगी, जोमैटो, फूड डिलीवरी ऐप्स इस समय काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं इनके अंदर कोविड की वजह से एक परमानेंट चेंज ऑफ मॉडल आएगा? क्योंकि एक तरफ तो तय, अनुराग जी, आप और मैं और पैनल पे जितने लोग अभी हैं और जो हमारे दर्शक हैं, अब हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं। अब हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं, चाइनीज़ भी खाते हैं, और तरह तरह के व्यंजन अब हम खाते हैं। तो क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो डायनेमिक्स है उनका इस समय बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट हैं। एक होम डिलीवरी का कारोबार कभी भी रेस्टोरेंट के कारोबार को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये दोनों के जो बिजनेस मापदंड हैं वो इस बात की इजाजत ही नहीं देते हैं कि सिर्फ डिलीवरी से आप किसी रेस्टोरेंट का खर्चा निकाल सकें। मेरा अपना मानना है कि अब ये 2 साल तकरीबन होने को आया जब से ये बंदी, आधी बंदी, पूरी बंदी चल रही है। कुछ तो कंज्यूमर हैबिट्स में चेंज तो आए ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं।
मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि एक तरफ जो रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं वो रेस्टोरेंट में जाएंगे जिनको एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे जब आप खाना खाने जाते हैं, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, ये सिर्फ पेट भरने के लिए हम नहीं जाते, और वो एक्सपीरियंस आपको होम डिलीवरी में कभी भी नहीं हासिल होता है। होम डिलीवरी एक कन्वीनियंट तरीका है, एक कंफर्टेबल तरीका है, जहां आप अपने घर पे बैठ के अपने फोन के जरिए आप सैकड़ों रेस्टोरेंट को ढूंढ के अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। पर जो एक आम हिंदुस्तानी जब बाहर खाना खाना जाता है तो उसके लिए एक मैटर ऑफ सेलिब्रेशन होता है आधे समय, चाहे दफ्तर में कोई बड़ी बात हो गई हो, आज मेरा बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, लोग एक सेलिब्रेशन के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खाना खाने नहीं जाते हैं, एक तजुर्बे के लिए जाते हैं, एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, और उसकी भरपाई होम डिलीवरी कभी नहीं कर सकता है। ये दोनों सेगमेंट अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से बढ़ते रहेंगे, पर ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि होम डिलीवरी जो है वो रेस्टोरेंट के कारोबार को रिप्लेस कर लेगा या उसकी भरपाई कर देगा, वो कभी भी संभव नहीं है। बढ़िया बात बताई आपने। अंकुश, व्हाट इज़ द अपडेट एट योर एंड? क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का जो बड़ा इस समय सीज़न है वह भी ड्यू है। क्या आपको कुछ इनिशियल ट्रेंड्स लग रहे हैं जहाँ पे कैंसलेशंस हो रहे हैं, पीपल आर डिलेइंग द टिकट्स? क्या ओमिक्रॉन वायरस के बाद इज इट बिजनेस एज यूजुअल और बिजनेस इज स्लोइंग डाउन? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जब ये 10 दिन पहले स्केयर आया वायरस का, पिछले एक हफ्ते से डेफिनेटली थोड़ा वरी थी, पैनिक था, बट जो पिछले 48 घंटे में मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ मोर ऑफ पैनिक। पीपल आर एक्चुअली नाउ हैप्पी टू गो ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड न्यू ईयर। लोग इस टाइम पे कैंसिलेशन नहीं कर रहे हैं, पीपल आर सिर्फ वेटिंग एंड वॉचिंग। और मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि जो प्रोसेस हमारे एयरपोर्ट पे जो सीमलेस होने चाहिए, लोग एक्चुअली वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। वायरस का डर इतना बिल्कुल नहीं है, स्पेशली जब WHO ने स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले दी कि ये इतना डेडली वायरस नहीं है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस एक्चुअली बहुत बढ़ गया है। जो मैं बिहेवियर देख रहा हूँ ट्रैवलर का, वो इस पास पैनिक का नहीं है, दे आर नॉट स्कैर्ड, जो शायद 1 साल पहले था। कैंसिलेशंस नहीं दिख रही, बट नई बुकिंग्स अभी नहीं हो रही है, बट पीपल मेरे हिसाब से 15 दिसंबर तक होल्ड करेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द RT-PCR पॉलिसी, स्पेशली चाहे हमारी देश की हो चाहे विलायत की हो, और जब पैसेंजर दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर जो लार्ज एयरपोर्ट्स पे आता है, उसके प्रोसेस क्या है। और स्पेशली 2 दिन से सरकार ने बहुत एफर्ट किया है और काफ़ी सीमलेस प्रोसेस हो गया है, जो लोग अब 1 घंटे से 1.5 घंटे से आराम से अपना PCR करा के इमिग्रेट कर रहे हैं। इट इज़ होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्रिसमस न्यू ईयर में मुझे ऐसा कुछ अभी कैंसिलेशन दिख रही, स्पेशली फॉर डेस्टिनेशन लाइक दुबई, मालदीव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर अंकुश, एक जो हाई अलर्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो ट्रैवल है, हमें पता है कि RT-PCR की उस समय रिक्वायरमेंट है। एयरपोर्ट्स में हम जाते हैं कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो RT-PCR की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। तो जाहिर है जब आप हॉलीडे प्लान करते हैं तो आप एक लेजर के लिए जाते हैं, आप एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। तो क्या भारत में हो सकता है कि डोमेस्टिक ट्रैवल में फ़र्क नहीं पड़े, मगर इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको क्यों लगता है फ़र्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी कारण हो, मगर जो आपका एक्सपीरियंस है वह इस समय इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। बट जो आप पॉलिसीज कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 2 दिन से बहुत सुधार आया है। अगर मतलब जो मेरे को फीडबैक पैसेंजर्स और अपने ट्रैवल पार्टनर्स का आ रहा है कि अब इतनी हैरेसमेंट भी नहीं हो रही और इतने डिलेज नहीं है, बिकॉज आई थिंक द गवर्नमेंट हैज गेयर्ड अप द एयरपोर्ट्स सो दैट जो ये चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे सीमलेस रहे। डोमेस्टिक ट्रैवल रिमेन स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक कोविड ने एक चीज जरूर सिखाई, अपना देश देखो। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे हिल्स और इन सब में, अंडमान, कश्मीर, गोवा में कोई चेंज नहीं है, उतना ही डिमांड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डेस्टिनेशंस लाइक दुबई, मालदीव, जैसे मैंने पहले कहा, वो डिमांड उतनी ही अभी भी जितनी आपकी 2 महीने पहले थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो VFR या स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं, उनकी डिमांड अभी भी है। मुकेश, व्हाट वाज द फुटफॉल अपडेट ओवर द वीकेंड? बिकॉज वीकेंड के फुटफॉल से एक प्रकार से पता लग जाता है, और मॉल के फुटफॉल से पता लग जाता है कि क्या कंज्यूमर सेंटिमेंट ठीक है, क्या कंज्यूमर इज फीलिंग कॉन्फिडेंट टू विजिट अ पब्लिक प्लेस लाइक अ मॉल। मुकेश, जहाँ तक फुटबॉल की बात है, ये 1-2 दिन थोड़ा सा फर्क पड़ा था। आई थिंक 23rd 24th नवंबर में, मुझे डेट ठीक से याद है, जब अनाउंसमेंट हुआ था WHO का कि ये जो नया वेरिएंट आया है इसमें स्प्रेड वेरी फास्ट। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल से सब कुछ ग्रोथ ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। आप शुरू से लेके चले, देख के चले, अक्टूबर से जो महाराष्ट्र में चालू हुआ, सितंबर अक्टूबर से लेके अभी तक फुटफॉल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट वीकेंड में फुटफॉल काफी बढ़ गया, अभी ऑलमोस्ट भी 80%।
तो हमारा पहले 19 में था तो उस हिसाब से देखा तो हम 80% पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो वरी था पहले लोगों के बीच में, जो फियर था, वो धीरे धीरे जा रहा है। लोग प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, लोग मास्क पहन के आते हैं मॉल के अंदर, हम लोग भी इम्पोज करते हैं, सारा कुछ गाइडलाइन है। तो जहाँ तक ये जो फियर की जो बात होती है वायरस को, मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है। लोगों को ये पता चल गया, जैसे अनुराग ने बताया कि लोग को पता चल गया है कि ये जाने वाला है नहीं, ये रहेगा। कैसे उसके साथ रखते हैं, हम जीवन बिताएं, कैसे उसके साथ चलें और प्रिकॉशन लेते रहें। एक ही चीज मैंने जो देखा है जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो कि जो सीनियर सिटीजन जो आते थे उनका जो आना थोड़ा कम हो गया है, और छोटे बच्चे जो है उनका आना थोड़ा कम हो गया है। बाकी जहाँ पे फुटबॉल की बात ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लोग प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, जेन्युइन बाहर जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक देयर एनी फियर एनीमोर, सब कुछ ठीक होता जा रहा है। फुटबॉल रेस्टोरेंट पे बढ़ता जा रहा है, शॉपिंग लोग करने आ रहे हैं, जेन्युइन शॉपर्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड पिक्चर, सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हो गया है आजकल। इट्स नॉट ओनली महाराष्ट्र, अक्रॉस द कंट्री। कुछ जगह कुछ चेंज हुआ, जैसे देखिए बैंगलोर में चेंज किया है कि डबल वैक्सीनेशन लोग भी फिर मॉल के अंदर आए, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अदरवाइज आई थिंक इट्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल। कोई ऐसा कुछ किया था ही नहीं अभी। एक कोविड ने हमें नया वर्ड एक सिखाया है, रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज ट्रैवल। तो मैं अंकुश आपसे जानना चाहूँगा, ये जो रिवेंज वर्ड है कितने दिन और चलेगा? भाई रिवेंज तो आप बार बार नहीं लेंगे या बार बार नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से 2022 तक तो रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि इतनी लोगों में इस टाइम पे मतलब ट्रैवल की हंगर है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैवंट ट्रैवल्ड इन द लास्ट 18 मंथ्स। सो मेरे हिसाब से ये 1 से 1.5 साल तो रिवेंज रहेगा 100%। और वो जो मैं, और इट विल नॉट कि साल में एक बार आदमी जाएगा, मेरे हिसाब से लोग छोटी और लंबी छुट्टी अगले साल एटलीस्ट 2 या 3 बार लेंगे ही लेंगे। सो रिवेंज इज हियर टू स्टे एटलीस्ट फॉर 18 मंथ्स। अनुराग, रिवेंज ईटिंग एक वर्ड नहीं है, मगर नॉर्मल अगर बिजनेस की बात करें तो रेस्टोरेंट्स का कितना बिजनेस इस समय प्री पेंडेमिक लेवल पे आ चुका है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अनुराग, हमने देखा है कि हर सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। तो आपको क्या लगता है, कंसोलिडेशन चलता रहेगा? देखिए, व्यापार जो है वो अगर मैं पूरे देश का औसत निकालूं तो तकरीबन 75 से 80% तक तो वापस आ गया है। और ये बुरा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो सीटिंग कैपेसिटी अलाउड है वो अभी भी पूरी नहीं अलाउड है, इसलिए 70-80% एक बहुत बढ़िया है। कंसोलिडेशन तो ये मैं ये कहूंगा, कोविड ने हमें बहुत कुछ नया सिखा दिया है। हर एक दिन एक नया तजुर्बा है, हर एक दिन एक नई सीख है, और हर एक दिन नए फैसले लिए जाते हैं। कंसोलिडेशन इसका एक अंग है। हर किसी को ये समझ में आ गया है कि जो बिजनेस मॉडल या जो बिजनेस पैरामीटर्स पैंडेमिक के पहले बहुत मायने रखते थे, शायद आज वो पूरी तरह से बदल गए हैं, और ये बदलाव जारी रहेगा। ये दोनों दो एरा हैं, जो प्री पैंडेमिक टाइम एंड पोस्ट पैंडेमिक टाइम्स आर टू डिफरेंट एराज एज फार एज डूइंग बिजनेस इज कंसर्न। व्यापार करने का तरीका पूरे तौर पे अलग है, और ये हर एक इंडस्ट्री में है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट। आज आपने जैसे जिक्र किया कि होम डिलीवरी, ये एक तरीके में बदलाव आया है ना लोगों के अंदर में, ये तो बदलाव आया है। मॉल के अंदर इतने ज्यादा चेक्स एंड मेजर्स हैं, जो ट्रैवल के अंदर आज इतने प्रोटोकॉल हैं। सिर्फ एक चीज मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो, ये जो हमारी पॉलिसीज होती है ना जो कोविड प्रोटोकॉल की, मेरे ख्याल से इसमें एक पूरे व्यापक तौर पे पूरे देश में एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की जरूरत है। हर एक राज्य, मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य एक राज्य का सब्जेक्ट है, पर एक नेशनल पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक एवरेज कंज्यूमर के दिमाग में आप बहुत सारे परेशानियां डालते हैं। मैं आपको अपना बताता हूँ, आज सुबह किसी ने मुझे भेजा, मैं अगले हफ्ते बैंगलोर जा रहा था, बोला आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं जी, तो आपको तो 72 घंटे पहले RT-PCR करना होगा। मैंने पिछले हफ्ते दिल्ली गया था, कुछ नहीं था। बोला ये कर्नाटका का है ना। ठीक है, RT-PCR से किसी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अगर मेरा डबल वैक्सीनेशन देश के 22 राज्यों में वैध है तो 23वें में भी होना चाहिए, 24वें में भी होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी की शायद जरूरत है, एंड मेरी पूरी आशा है कि सारी सरकारें इस बात पे गौर करेंगी। वैसे जैसे अभी मुकेश जी ने भी बोला, डबल वैक्सीन लगा के ही आप मॉल में आ सकते हैं। ये सारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होने चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर कोई चीज यहाँ सेफ है तो वहां भी सेफ है, कोई चीज यहाँ अगर अनसेफ है तो वहां भी अनसेफ है। जी हाँ, जी हाँ। ओके जी, आखिरी सवाल, और मैं ओमिक्रॉन वायरस का जो इम्पैक्ट है जो थोड़ा हट के बात करता हूँ, और एक मैं कंज्यूमर हैबिट की बात करता हूँ। कंज्यूमर
एक सेंस आ रहा है, मैं भी मॉल में जाता हूँ कि मॉल में जाते हैं, घूमते हैं, मगर शॉपिंग कम करते हैं बिकॉज ऑनलाइन वही चीज़ें सस्ती अवेलेबल हैं। हम देख रहे हैं कि मॉल्स के अंदर भी इस समय काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कंप्लीट एग्जिट मारा है। हम इस समय देख रहे हैं कि जो मॉल्स हैं उनके अंदर काफ़ी बड़े ब्रांड्स कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या पैटर्न्स हैं इस समय मॉल्स को लेकर के? फुटफॉल इज़ वन बेंचमार्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेकंड बेंचमार्क इज़ रेवेन्यू, बिकॉज दैट ऑल्सो इज़ एन इंडिकेशन वेदर the consumer is ready to spend in malls or not. यहाँ तक कि मॉल की बात मैं आपको एक सिंपल डेटा देता हूँ। जो हमने डेटा कलेक्ट किया टिल 30 नवंबर 2021, जो लास्ट 6 महीने तो मॉल चालू हो चुका है। दिल्ली में जून में चालू हुआ, कुछ जगह जुलाई में हुआ, कुछ जगह अगस्त में हुआ। कुल मिला के 4 महीने का ऑपरेशन हो गया ऑन एन एवरेज। फुटफॉल करीब पहुंच चुका है 70 to 75% ऑफ 2019। लेकिन जहाँ तक सेल की बात है, ये रीच ऑलमोस्ट 90%। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया, दे आर बाइंग ऑनलाइन, इट्स नॉट करेक्ट। मेरे ख्याल से ये थोड़ा मिक्स है, ये इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक सेल की बात है, सेल ऑलमोस्ट 90% पहुंच चुका है विथ अ लेस नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द मॉल। तो क्या हो गया कि आपका जो बास्केट साइज बढ़ गया है, और एक दूसरा कारण इसका ये भी है कि काफी प्राइस ग्रोथ भी हुआ है। जो पहले जो सामान 100 रुपए का मिलता है 115 रुपए भी हो सकता है। एक वो भी कारण से कारण आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन की बात चल रही है, क्योंकि कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। वो जो ऑनलाइन ग्रो कर रहा है वो करता रहेगा, वो कभी कम होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपको जो एक्सपीरियंस मॉल के अंदर मिलता है, जैसे अनुराग ने बताया कि रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना एक दूसरा एक्सपीरियंस है, सिमिलरली मॉल के अंदर आकर शॉपिंग करना एक दूसरा एक्सपीरियंस है। वो हैबिट चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, देयर आर सम कैटेगरी जिसमें काफी चेंज हुआ है। लुक एट योर हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट, वो लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू बाय ए टीवी, आप आके मॉल में खरीदेंगे बिकॉज यू नो यू आर बाइंग फ्रॉम समबडी, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप चेंज कर सकते हैं। फैशन जरूरी है कि आप इसको ट्राई करें बिफोर बाइंग। कुछ कैटेगरी में कुछ चेंज हुआ है, कुछ करेक्शन हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है। कस्टमर का वॉलेट बढ़ गया, पहले अगर वो 100 खर्च करते तो 115 खर्च करने लगे हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ज्यादा हुआ नहीं ऑफलाइन शॉपिंग में। ऑनलाइन का थोड़ा कुछ ग्रोथ हुआ है विच विल कंटिन्यू टू ग्रो। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनमें काफी इंक्रीज हुआ है। लुक एट ब्यूटी प्रोडक्ट, उसमें काफी इंक्रीज हुआ है। लुक एट इलेक्ट्रॉनिक, उसमें काफी कुछ इंक्रीज हुआ है। फैशन इज ऑल्सो ग्रोइंग maybe because of the price growth, लेकिन overall I don't think there's any kind of worry, and this online offline is only a lot of things only a myth, it's not really a fact. अंकुश, एक कंज्यूमर की बात करते हैं। दशहरे का जब लंबा वीकेंड आया था तो फ्लाइट्स वर एक्सपेंसिव, होटल्स वर सोल्ड एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एज एन कंज्यूमर। आई फेल्ट द पिंच ऑफ टेकिंग अ हॉलीडे। दिवाली वॉज नो डिफरेंट, भली गोवा हो या फिर मनाली हो या भली दिल्ली की टिकट हो, 8 से 12 हज़ार में टिकट जा रही थी। तो इस समय अगर किसी को क्रिसमस या न्यू ईयर की हॉलीडे प्लान करनी है तो अंकुश जी तरकीब बताइए कुछ। तो इस टाइम पे डिमांड काफ़ी है और प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आपको पता है अभी बबल एग्रीमेंट ही चल रही है इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे। तो किराए तो महंगे हैं और मुझे लगता नहीं है किराए कम होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो होटल हो, बिकॉज द डिमांड इज स्टिल देयर इन स्पाइट ऑफ लिटिल पैनिक व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। तो मेरे हिसाब से ये डिस्काउंटिंग वाला टाइम नहीं है अभी क्योंकि पेंट अप डिमांड है। तो मुझे लगता नहीं ये मिड जनवरी तक किराए कम होंगे, स्पेशली लेजर ट्रैफिक के लिए, क्योंकि सब छुट्टी पे जाना चाहते हैं। तो मुश्किल है इस बार डिस्काउंट ढूंढना। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, इस बार जैसे आपने अभी मुकेश जी ने कहा, जो ट्रैवलर है इस बार वो बहुत सीरियस है, जो एक्चुअली ट्रैवल करना चाहता है वही बुकिंग कर रहा है। सो द कैंसिलेशन बहुत बहुत लो है इस टाइम पे। सो इट इज नो मोर ब्राउजिंग, इट्स एक्चुअली सीरियस ट्रांजैक्शन कि जो जाना जाएगा वही किराया ढूंढ रहा है और वो किराया पे करने के लिए राजी है। सो कैंसिलेशन बहुत लिमिटेड है। सो इट्स 100% डिफरेंट देन व्हाट इट वाज प्री पैंडेमिक। अनफॉर्चुनेटली हमारा बिजनेस ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ा सकते हैं, होटल और एयरलाइन बढ़ा सकते हैं, प्राइस डिमांड के ऊपर हम भी कर सकते हैं। जी हाँ, नहीं देखिए इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है और इस समय काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स हमें भी देखने को मिल रहे हैं। केपेक्स चालू हो चुका है, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, स्टार्टअप इकोनॉमी में बूम आ रहा है, एक वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज़ इंडिया लाइक नेवर बिफोर। और हम इसको खर्चा बोले मगर मैं इसको एक्सपीरियंस बोलूँगा, भले वो ट्रैवल हो, टूरिज़्म हो, इस इंडस्ट्री को काफ़ी मार पड़ी थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके कि इस इंडस्ट्री को राहत मिली है। और अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के इस समय जो हम एक प्रकार का
कंज्यूमर रिएक्शन देख रहे हैं, सब सावधानी बरत रहे हैं मगर डर नहीं लग रहा है, और सावधानी बरतेंगे तो आप सेफ रहेंगे। हमारा ET Now स्वदेश और ET Now इंग्लिश में यही एक मैसेज है दैट कोविड इज़ नॉट ओवर, please maintain social distancing, please wear your mask, but at the same time we have to learn to live with the virus and manage our lives. 2021 जैसा मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था, that is a year which does not belong to a company or an individual, it belongs to humanity. This is a year where vaccine, government efforts, the human spirit in a sense has prevailed. तो हमारे साथ ET Now स्वदेश पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा जान करके आप सबसे कि वायरस को लेकर के सब सचेत हैं, सब सावधान हैं, मगर जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है इस समय एकदम मजबूत है। तो अनुराग जी, अंकुर जी, मुकेश जी, नमस्कार, और ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद। तो आपने सुना इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कैसे कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का तमाम सेक्टर्स पर और कंज्यूमर बिहेवियर पर असर पड़ेगा, लेकिन इसी से जुड़ी एक अहम खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी शुरू नहीं किया जाएगा। ET Now स्वदेश की खबर पर फिर से मुहर लगी है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने आदेश जारी किया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जनवरी 2022 तक सस्पेंडेड ही रहेंगी। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर, एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर जारी रोक को और आगे बढ़ा दिया है। आदेश के मुताबिक इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर जो रोक लगी हुई है ये अब 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके पहले सरकार ने फैसला लिया था कि 15 दिसंबर से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी, लेकिन ओमिक्रॉन यानी कि कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार ने एहतियातन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। और अभी जो सरकार ने फैसला लिया है फिलहाल वो यही कि इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर रोक 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। लेकिन आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि DGCA चाहे तो किसी भी सेलेक्टेड रूट पर वो केस टू केस बेसिस पर, यानी कि ये देख करके कि अगर उस कंट्री में कोविड की स्थिति संभली हुई है और वो कंट्री भी चाहती है कि इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत हो, तो ऐसे सेलेक्टेड केसेस में फ्लाइट की शुरुआत की जा सकती है। पर जो बड़ा आदेश यही कि इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर जारी रोक 31 जनवरी तक लागू रहेगी और उसके आगे यह फैसला लिया जाएगा कि रेगुलर फ्लाइट्स अंतर्राष्ट्रीय रूट पर कब और कैसे शुरू की जानी है। चलिए अब बात करते हैं बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी हमने देखी, लेकिन आज पूरे दिन दायरे में ही उतार चढ़ाव बाजार में रहा। निफ्टी आखिर में करीब 50 अंकों की मजबूती के साथ 17,500 के ऊपर बंद हुआ है। लेकिन बाजार में आज हमने कहा सबसे ज्यादा एक्शन देखा और कहां किस सेक्टर में आज ज्यादा हलचल रही, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल था और जिस तरह से आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी और उसके चलते भी देखा कि हमने ये जो उतार चढ़ाव का माहौल था वो एक्सपेक्टेड था। निफ्टी में 47 अंक की बढ़त देखी गई, सेंसेक्स में 157 अंक की बढ़त देखी गई, तो हर निशा में एक लूजिंग हुई, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों की कमजोरी के साथ आज बंद हुआ। आज कमजोरी दिखी बैंक निफ्टी के शेयरों में और रियल्टी शेयरों में भी आज बिकवाली थी। वहीं FMCG और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो ITC, L&T, एशियन पेंट्स, UPL यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज कमजोर थे HDFC बैंक, टाइटन, नेस्ले और NTPC, यहाँ पर आज कमजोरी देखी गई है। आज मिड कैप शेयरों में काफी अच्छा एक्शन था, जिसमें कि वोडा आइडिया में आज शानदार तेजी देखने को मिली, करीब 15 से 16% की। इसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल, अदानी टोटल और नेटको फार्मा, ये सभी शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। आज एक और सेगमेंट टी और कॉफी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बॉम्बे बर्मा, जयश्री टी, मैक्लोड रसेल, यहाँ पर अच्छी मजबूती थी और पावर शेयरों में भी आज अच्छा मोमेंटम देखा गया। दिन भर से ही स्टॉक में इन सभी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई, जिसमें कि ABB, थर्मेक्स, BHEL और अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हिलियोस इंडिया के CIO दिनशॉ ईरानी IT कंपनियों को लेकर काफी बुलिश हैं और ईरानी का कहना है कि IT कंपनियों ने ऐसी ग्रोथ रेट पहले कभी नहीं देखी और आने वाले दिनों में उनके वैल्यूएशन में तेजी आएगी। When I told him about the P's of IT companies, I think we're still there. I mean, I remember saying that not so long back, the P's were at 30 times when the growth rates were good. And I think this is, if you go on to these calls of these managements of IT companies,
you will hear them say that we've been in this business for the last 30 years and we've never seen these kind of growth rates, or we've never seen this kind of a order book in our lives and the kind of demand that we see. So it's obvious that they're in a once in a lifetime kind of a phase, and obviously the valuations will be fairly expensive here, and they will remain so. Our feel is that probably 30 is what the peak valuations were earlier, but I don't believe that they'll stop here. Our still feeling as a house is that they may just go over that hurdle if the growth rates kick into, say, the mid 20s as everybody is looking at in the next couple of years as such. And this is a sustained growth rate we're talking about. I mean, the dynamics of that industry are looking phenomenal. And I mean, as I tell all my investors that, I've been covering this sector from 2000 onwards, and the fact that to get one single bullish statement from them used to be a task for me. And nowadays, I just have to sit back and listen to their bullish statement. So it's obvious that they're in a very bull phase today, and they're looking good for the future too. So we'll continue to remain overweight in that sector, and I think it's got another 3-4 years to run as such. So. तो बाजार के जानकारों का ये कहना है, लेकिन हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ बने हुए हैं। तो निकुंज, बाजार पर आपकी क्या राय है अभी? और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। 2 दिन के जबरदस्त उछाल के बाद आज हमने देखा शेयर बाजार के अंदर एक नरमी का रुख था। क्या कारण था? घबराने की बात नहीं है, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी मंगलवार और बुधवार को मिलाकर के करीब 1200 पॉइंट ऊपर गया था। निफ्टी के अंदर भी करीब 500 पॉइंट से भी ज़्यादा अंकों का उछाल आया था। तो जाहिर है जी, इस माहौल के अंदर आप क्या करेंगे? यू विल बुक सम प्रॉफिट्स। इस समय शॉर्ट टर्म में कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है, और हम यह भी जानते हैं कि 20-25 दिसंबर के बाद अक्सर शेयर बाज़ार की जो एक्टिविटी है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस की हॉलीडे आती है, उनके अंदर एक धीमापन आ जाता है। तो जाहिर है इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो चौपन चर्न हम देख रहे हैं, उसका प्रमुख कारण यह है कि दिसंबर के अंदर एक तो बुक क्लोजर्स हो रहे हैं, और दूसरा ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के ग्लोबली जो सेल ऑफ देखा था वह इस समय ठीक हो रहा है। एक बात तो तय है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइसेस पर मिल रहे हैं। जैसा हमने हमारे दर्शकों को कुछ दिन पहले बताया था कि बैंकों पर नज़र रखिए, और बैंकों के अंदर अच्छा खासा उछाल आया है। मेरा अभी भी मानना है कि इस समय अगर आप हॉस्पिटैलिटी, होटल और ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे तो उनके अंदर शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाया जा सकता है। एक और छोटा सेक्टर है जिस पर मैं इस समय सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, वो है शुगर सेक्टर। जी हाँ, आज शुगर स्टॉक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला था, जिसका प्रमुख कारण यह है कि चीनी के जो दाम हैं वापस बढ़ रहे हैं। जहाँ क्रिसमस के समय केक भी बनता है, ज़ाहिर है चीनी की डिमांड ज़्यादा होती है, मगर वह प्रमुख कारण नहीं है। इंटरनेशनली ऑल्सो शुगर प्राइसेस आर कमिंग बैक। तो शुगर स्टॉक्स में नज़र रखिए, खास करके उन कंपनियों पर नज़र रखिए जो उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है उस सेक्टर में शुगर सेक्टर को लेकर के कुछ बड़े चेंजेस आए, बिकॉज शुगर जो एक सेक्टर है काफ़ी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार के रिफॉर्म अक्सर रोल आउट किए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुँच गया है, जहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ से ही हैं, और देश के सपूत को अंतिम विदाई, और प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह भी यहाँ पर इस श्रद्धांजलि के लिए पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल ताज़ा तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्टील की कीमतों और इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.5 घंटे चली अहम बैठक में स्टील इनपुट की कीमतों, छोटे उद्योगों और एक्सपोर्टर्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए विकल्पों पर चर्चा हुई है। और क्या हुआ इस बैठक में, जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से, जो तमाम डिटेल्स हमें दे रहे हैं। समीर, बताएं खबर क्या है?
सरकार की तरफ से स्टील सेक्टर को लेकर के एक अहम बैठक हुई। तकरीबन 1.5 घंटा चली इस बैठक में सरकार की तरफ से 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, जिसमें पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, साथ ही स्टील मंत्री आरसीपी सिंह और नारायण राणे जो एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा संभालते हैं। इसके अलावा जो स्टील प्रोडक्शन को लेकर के कई बड़ी कंपनियां मसलन टाटा, जिंदल ये भी शामिल थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके अलावा एक्सपोर्टर्स की तरफ से FIEO और अन्य संगठन भी इस बैठक में मौजूद थे। दरअसल हाल के समय में जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज MSME सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सरकार से इस बात की चिंता जताई थी कि जिसमें उनको स्टील को बतौर एक प्राइमरी एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हाल के समय में स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, खासकर इनपुट कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई उसके चलते MSME सेक्टर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर के ये बैठक हुई कि किस तरीके से स्टील की कीमतों को और इनपुट कॉस्ट को नियंत्रण में रखा जा सकता है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री ने तमाम बड़े जो प्राइवेट प्लेयर हैं इसमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के उनसे इस बात की अपील की कि वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कुछ इस तरीके रखें कि जब स्टील MSME सेक्टर तक पहुंचता है तो उनके लिए भी काफी कॉम्पिटिटिव माहौल रहो, उनके लिए भी जो कीमत हो वो कम से कम इस हद तक हो कि उनके लिए आगे चल करके कोई दिक्कतें ना आए, उनके सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर ना पड़े। सरकार की तरफ से इशारा यही है कि ये कोई पहली इकलौती मीटिंग नहीं है, आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके की और मीटिंग भी की जाएंगी और कुल मिलाकर के लक्ष्य यही कि आने वाले समय में ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जहां राहत की स्थिति बड़े प्लेयर के लिए भी हो, साथ ही MSME जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई राहत की स्थिति बनी रहे। मेरी तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी नौकरी तो हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 48.7% युवा ही नौकरी के काबिल है। रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। IIT हो या अन्य कोई भी बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट, हमने देखा है कि किस तरह से बड़े बड़े ऑफर्स की भरमार लगी है और वापस ऑफर्स भारत में आ रहे हैं, खास तौर पे इंटरनेशनल ऑफर्स। लेकिन एक रिपोर्ट ये दिखाती है कि भारत में जो टोटल युवा है वो कितना एम्प्लॉयबल है, यानी वो अगर उनको नौकरी पे रखा जाता है तो उनमें स्किलिंग किस तरह से है, उनके अंदर वो स्किल्स है या नहीं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। ये रिपोर्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ भारत में 48 के आसपास ऐसी ही यूथ पॉपुलेशन है जो एम्प्लॉयबल है। और रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, खास तौर पे 22 से 25 साल के जो उम्र के लोग हैं उनमें उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है, खास तौर पे वे लोग जिन्होंने BTech या MBA किया हुआ हो। अगर हम राज्यों की बात करें, जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा यूथ ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, एम्प्लॉयबल हैं, उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। और वहीं महाराष्ट्र उस सूची में भी टॉप करता है जहाँ पे जो राज्य सबसे ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं या सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो IT खास तौर पे बड़ा हायरिंग देखने को मिली है IT की ओर से। इसके अलावा BFSI सेगमेंट भी एक ऐसा है जहां से काफ़ी ज़्यादा रोज़गार के मौके मिले हैं। लेकिन कंपनी ये रिपोर्ट जो है ये भी बताती है कि जो कुल वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 33% ही महिलाएं हैं। लेकिन हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो महिलाएं ट्रेंड या शिक्षित या उनकी जो एम्प्लॉयबल हैं उनकी संख्या मेन से ज़्यादा है, उनका एम्प्लॉयबिलिटी मेन से ज़्यादा है। वहीं पर रिपोर्ट ये भी कहती है कि 75% ऐसी कंपनियां हैं जो सर्वे में बताती हैं कि उन्होंने एक स्किल गैप नोटिस किया है। ठीक ऐसी ही रिपोर्ट टीम लीज की भी है, जिन्होंने कहा है कि 56% जो भारतीय वर्कफोर्स है वो उस स्किल की डिमांड को नहीं मीट कर पाता जो मार्केट की डिमांड है, जो मार्केट को चाहिए। और टीम लीज का एक वाइट पेपर है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अप्रेंटिसशिप है वहाँ पे अगर काम किया जाए तो इस स्किल गैप को पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं मनी मंत्रा में आज हुई चर्चा की। आज हमने मनी मंत्रा पर रीट्स, ये एक ऐसा निवेश का विकल्प है जहां पर आप म्यूचुअल फंड के जरिए रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। तो कैसे रीट कामकाज करता है और कैसे आप न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी रीट्स में भी निवेश कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स मनी मंत्रा में आज। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सवाल, एक आम निवेशक के लिए जो कि म्यूचुअल फंड निवेशक हो या ना हो, रीट्स को कैसे समझे? कविता जी, रीट्स को समझने के लिए आपको एक बेसिक IPO प्रोसेस जो होता है वही समझने की जरूरत है। तो मान लीजिए अगर मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ तो एक एज अ रियल एस्टेट डेवलपर आप अग्री करेंगे कि मैं
हर सिचुएशन में मुझे जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा पैसा यूटिलाइज करके मैं और कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो आज अगर मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ तो मुझे पैसा कहाँ से मिलता है? तो या तो मैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सेल्फ फंड कर सकता हूँ, बैंक से लोन ले सकता हूँ, NBFC से लोन ले सकता हूँ, म्यूचुअल फंड से लोन ले सकता हूँ, या किसी और को पार्टनर बनाकर उनको थोड़ा सा प्रोजेक्ट में स्टेक देकर इक्विटी रेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से टिपिकली एक रियल एस्टेट डेवलपर पैसा रेस करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। इनके अलावा रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है पैसा रेस करने की, जिसे आप रीट्स कहते हो। तो मान लीजिए मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, मैंने कुछ जमीन देखी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं कमर्शियल रियल एस्टेट और स्पेसिफिकली कमर्शियल रियल एस्टेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कमर्शियल रियल एस्टेट बना सकता हूँ, पर मुझे इस कमर्शियल रियल एस्टेट को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हालांकि मैं खुद फंड कर सकता हूँ, बैंक के पास ले सकता हूँ, पर मुझे ये पैसा IPO के थ्रू रेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और ये ट्रस्ट मार्केट में आकर, जिसे आप रीट कहते हैं, एक IPO निकालता है। इस IPO में, जैसे आप एक नॉर्मल IPO में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी इस IPO में निवेश कर सकता है और जितना आपने IPO में निवेश किया है, जैसे आप स्टॉक्स में निवेश करते हो स्टॉक IPO में, वैसे ही जितना आपने इस रीट के IPO में निवेश किया है, उतना परसेंटेज उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का आपका हिस्सा हो जाएगा। अब इसमें आप कमाई बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, राइट? पर मोर ओवर समझना पहले ये है कि रीट क्या है। तो रीट बेसिकली एक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर आपके पास आकर पैसा मांग रहा है IPO के थ्रू। आप जितना पैसा IPO में सब्सक्राइब करोगे, उतना उस कमर्शियल रियल एस्टेट का हिस्सा आपका हो जाएगा। जैसे आप किसी भी एक नॉर्मल इक्विटी IPO में पैसा लगाते हो और उतना हिस्सा कंपनी का आपका हो जाता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से कमर्शियल रियल एस्टेट में जब आप पैसा लगाते हो IPO के थ्रू, उसे आप रीट कहते हैं। कविता, यहाँ पर सवाल अब यहाँ पर ये है कि पूरी तरह से तैयार की हुई प्रॉपर्टी या किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी में आप हिस्सा ले सकते हो। अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि यहाँ पर कमाई किस तरह से होती है? डिविडेंड या ब्याज के जरिए अगर मैं पैसे लगाती हूँ तो मुझे रिटर्न में किस आधार पर मुनाफा होगा? तो कविता जी, इसमें देखिए आपको दो तरीके से प्रॉफिट्स हो सकता है। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक IPO है, इसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो किसी और स्टॉक की तरह इसका भी प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। तो अगर हम कैपिटल गेन्स की बात करें तो क्वाइट पॉसिबल है कि अगर रियल एस्टेट मार्केट अच्छा कर रहा है, ये कंपनी अच्छा कर रही है, तो पॉसिबल है कि आपने जो 10 रुपए पे लिया हुआ स्टॉक था वो कल 15 रुपए 20 रुपए हो सकता है, जिससे आपको कैपिटल गेन्स मिल सकता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, रीट्स में एक कंपल्शन है कविता जी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप बना रहे हो, राइट, और आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी है, उसके बाद आप इस कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देंगे, तो उसमें जितना भी रेंट कलेक्ट होता है उसका 90% रेंट कंपल्सरीली उस रीट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। चलिए, ये पूरा शो आप YouTube पर देख सकते हैं। हमारे चैनल के YouTube पर प्लेलिस्ट में जाइए और मनी मंत्रा शो आप वहां देख सकते हैं। बात करते हैं हमारे स्वदेश हीरो की। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर से बड़ी बुरी खबर आई थी, जिसने हर हिंदुस्तानी को झंझोर कर रख दिया। यहाँ हुए हेलीकॉप्टर क्रैश भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के बाद देश गम में डूब गया। अनंत यात्रा पर जाने वाले CDS जनरल बिपिन रावत को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन, बान और शान बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें जनरल बिपिन रावत के नाम से भी जानते हैं। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे जनरल रावत हमको अलविदा कहकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह,
और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा। बिपिन रावत के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। यही थे जिन्होंने पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान को विध्वंस की भाषा में जवाब दिया, चीन को उसकी हरकतों में नाकाम किया। 43 वर्ष की सैन्य सेवा में उन्होंने देश के सर्वोच्च मिलिट्री रैंक तक का सफर तय किया। खतरों वाले एरिया में डटे रहने वाले रावत भले ही इस धरती को छोड़ अनंत यात्रा पर चले गए हों, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। वो कहा करते थे कि फौजी और उनकी रैंक कभी रिटायर नहीं होते। वाकई में जनरल रावत हर हिंदुस्तानी के दिलों से कभी भी रिटायर नहीं होंगे। जनरल बिपिन रावत ही हमेशा के लिए हमारे स्वदेश हीरो रहेंगे। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि उनकी अंतिम विदाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के दिग्गज राजनेता भी पहुँच रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई जो है वो दी जा रही है। It has been said that you're undertaking a very ambitious restructuring of the army, etc., the commands. How key is this Indian military reorganizing itself into integrated theatre commands towards securing India, sir? Well, theatre commands have actually become a necessity for our country because, we've got two adversaries with unsettled borders. So you've got to make sure that to deal with the northern adversary, you need a single commander to look at the operational situation there. And he must have the resources from all the three services under command and under his control so that we can find if you can put in a joint effort in an integrated manner to deal with the situation that may evolve on the line of actual control. Similarly, on a western front, again with Pakistan, we need to put up a united joint front. And that can only happen if you have one theatre commander looking at one battlefront against one adversary and one theatre commander looking at one battlefront against the other adversary. I would like to look at the past, look at the experience that we have gained from our past wars. We fought a war in 1962. In 1962, it was fought by the army on the land. The Air Force was kept out of battle. Why did that happen? It's because the political hierarchy that time felt that the Air Force should not be utilized, because if we utilize the Air Force, the adversary China can do more damage to us through their air power. That is because there was possibly a lack of understanding of this integrated joint warfare. And there was no commander, single commander to advise the government on how joint warfare is fought. If at that time we had a joint commander or a unified commander, integrated theatre, who could have advised that battle has to be fought on air and land simultaneously. That is why we call it an air-land battle. And had we utilized the Air Force, then the enemy which was rumbling down the hills of Arunachal Pradesh in the Tawang tract could have been dealt, a severe blow could have been dealt to the adversary with the air power. It was not used. It's because we were all working in vertical silos. You look at the 65 operations. The air played a major role, although 65 operation is not much talked about. But our Air Force with a much lesser air combat capability vis-a-vis the Pakis. The Pakistanis had better aircraft vis-a-vis ours. Yet we were able to suppress the Pakistani Air Force on the Western Front. And finally coming down to the 71 operations. 71 operations, the integrated theatre battle and joint employment of forces is seen in Bangladesh, erstwhile East Pakistan and now Bangladesh, where you had an army commander called General Lakhjit Singh Arora, who was actually responsible for the land forces and took control and made the overall plan along with his
Air Force and naval component commanders who were, Krishnan and Diwan, the two naval and Air Force component commanders. But that time what happened was, the military was told as early as April 71 that something needs to be done to prevent the refugee situation from overflowing into our country and to prevent the terrorist atrocities and the kind of atrocities that were being committed by East Pakistan or the Pakistani army against the population of East Pakistan. So we were given this task as early as April 71. But then, the three chiefs who were there with Manekshaw in the lead. He advised the government that very soon the monsoon will come. We need some time to prepare. And we will decide the time for fighting the war. In the meantime, the Bangladesh Mukti Jodhas, or the Mukti Bahini, they had started dealing with the Pakistan army in East Pakistan and had started weakening them, gathering information about them. So a large amount of intelligence was available to us through the Mukti Jodhas and our own intelligence operatives operating there. So finally, when we decided to go into war in December, because Pakistan initiated the war on the Western Front on 3rd of December, and we went into the war, you found that it was an integrated battle which was fought. The land forces and the air forces were operating in a very joint manner. It was kind of an air-land battle. Both the commanders at some stage decided, if you have to race to Dhaka, then you must do an air-land battle, and we did the Tangel landings. That is when 2 paras were dropped there with the Air Force and the land forces that linked with them, and we were able to reach Dhaka. Navy at the time was told that you must blockade the Chittagong port and make sure that nobody can escape from that site. So what happened there was that the 93,000 prisoners of war booty that we got was because the Navy ensured that no escape route was available from the sea route, otherwise these people would have escaped. So Navy was doing the task based on the overall plan that had been made. Air Force was supporting the ground forces in the operation. This was a classic example of a theatre battle. And when the battle had been won, the surrender was taken and decided upon by the Eastern Theatre Commander. There was no interference happening from the army headquarters. The three chiefs here were advising the government, keeping the government informed what is happening, resourcing the theatre commanders in the way they wanted to be resourced. Now you found that by about 7th or 8th December, when the Pakistani Air Force had been completely decimated in the Eastern Theatre, a decision was taken that some of the Air Force from here could come to the support in the Western Theatre, because we had suffered a setback in Longewala, where the Chinese had launched Pakistanis had launched a very major offensive with their mechanized forces. So the same Air Force was then diverted westward and utilized to blunt the offensive in Longewala. But here again what happened? In the Western Front, you didn't have a theatre battle being fought. You had a Western Army commander operating from Simla, looking at the Western sector, and you had a Southern Army commander operating from Pune, looking at the desert sector. Now, while you were making very good gains in the Western sector, we were almost knocking on the doors of Sialkot and Lahore on the Western sector. But we were suffering some setbacks in the Southern sector in Longewala, and initially in Bhuj also there was some action that had taken place. So what happened was, the resources were diverted. Air Force was decided to Longewala, because it was each, I would say, army commander, calling for assistance, and somebody in Delhi taking a call. Had there been one theatre commander looking after the Western Front, maybe he would have decided, never mind if I lose Longewala, so long as I get Sialkot and Lahore in my pocket, which would have been better. I feel if there had been a theatre commander, the decision to support the operations in Longewala maybe would have gone in favor of pressing on the offensive towards Sialkot and Lahore, which would have been advantageous. And subsequently, we could have still come and maybe, yes, lost Longewala, but recaptured it. So you have to look at, where the value territory lies, where the value objective lies. This can only happen if you have one commander, because here the Southern Army commander thought, oh my God, for me, if I lose Longewala, it's blood on my face. So, I must make sure. So he was crying hoarse to get support, and he was given the support. But then you lost the advantage that you were gaining. You were at Nanakot, knocking the doors of Sialkot, and Sialkot was there for you to take. In the meantime, the ceasefire was called in the eastern sector. So the war had to be called off, and that is where the situation lies today.
चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। साल 2021 अब अपने आखिरी चरण में है। कैसा रहा ये साल और किन मुद्दों में ने इस साल सुर्खियां बटोरी हैं, ये बताने के लिए गूगल ने एक सर्च रिपोर्ट भी जारी की है। भारत में कौन कौन से मुद्दे इंटरनेट पर छाए रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। गूगल ने ईयर इन सर्च 2021 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग देशों में लोगों ने पूरे साल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया। हमेशा की तरह भारतीयों ने क्रिकेट की खबरों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, तो वहीं कोविड से जुड़े सर्च भी बाकी मुद्दों पर काफी हावी रही। गूगल के टॉप सर्च की लिस्ट में सबसे ऊपर है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। इस साल का आईपीएल 2 चरणों में पहले भारत और फिर यूएई में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर खिताब पर कब्जा किया। गूगल सर्च में दूसरे नंबर पर है कोविन। ये वही सरकारी वेबसाइट है जिसके जरिए कोविड वैक्सीनेशन होता है। भारत में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ और कोविन वेबसाइट की मदद से देश की विशाल आबादी का वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। भारतीयों के गूगल सर्च में तीसरे नंबर पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। भले ही टीम इंडिया लीग चरण में ही हारकर बाहर हो गई, फिर भी हिंदुस्तानियों ने इस पर काफी सर्च किया। गूगल सर्च में चौथे नंबर पर यूरो कप रहा। जून जुलाई के बीच खेले गए इस टूर्नामेंट में इटली ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। भले ही फुटबॉल की दुनिया में भारतीय टीम काफी कमजोर है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि देश में फुटबॉल फैंस की कोई कमी नहीं है। गूगल सर्च के लिस्ट में 5वें पायदान पर टोक्यो ओलंपिक्स रहा है। इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा सर्च की गई पर्सनैलिटीज में भी टोक्यो ओलंपिक का असर देखा गया है। टोक्यो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सबसे ज्यादा सर्च की गई पर्सनैलिटी बने हैं। नीरज के शानदार प्रदर्शन के बाद देश में हर कोई उनके बारे में जानने को बेताब रहा है। वहीं लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का है, जिन्हें एनसीबी ने क्रूज पर ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया। बाद में आर्यन को जमानत मिल गई। इस मामले पर पूरे देश की नजर रही और गूगल पर आर्यन को जमकर सर्च किया गया। सबसे ज्यादा सर्च की गई तीसरी पर्सनैलिटी शहनाज गिल रही। वैसे तो शहनाज इंटरनेट पर पहले ही काफी पॉपुलर हैं, लेकिन 2 सितंबर 2021 को उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद गूगल पर शहनाज को काफी सर्च किया गया। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपों की वजह से सुर्खियों में बने रहे। जुलाई में उन्हें गिरफ्तार किया गया और सितंबर में बेल पर वो जेल से बाहर भी आए, लेकिन इस दौरान इंटरनेट पर उन्हें काफी सर्च किया गया। भारत में सर्च की गई 5वीं हस्ती रहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। मस्क जितना अपनी दौलत के लिए मशहूर हैं, उतना ही ट्विटर पर उथल पुथल मचाने के लिए भी। कभी अपनी कंपनी के शेयर बेचने का पोल, तो कभी सेनेटर बर्नी सैंडर्स के साथ तकरार। मस्क हमेशा इंटरनेट पर छाए रहते हैं। गूगल सर्च के अन्य सेक्शंस पर कोविड का बोलबाला दिखा है। नियर मी के टॉप सर्च में नंबर 1 पर कोविड वैक्सीन रही, तो नंबर 2 पर कोविड टेस्ट रहा। लॉकडाउन के दौरान फूड डिलीवरी नियर मी सर्च में तीसरे नंबर पर रही, तो लोग अपने घर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश करते भी दिखे। वहीं नियर मी सर्च में 5वें नंबर पर कोविड हॉस्पिटल रहे। हाउ टू सेगमेंट की बात करें तो कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने का तरीका नंबर 1 पर रहा। वहीं दूसरे नंबर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें रहा। तीसरे नंबर पर लोग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के तरीके तलाशते रहे। वहीं चौथे नंबर पर पैन को आधार से जोड़ने का सर्च रहा। इसके अलावा 5वें नंबर पर इनका क्या काम था?